हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड 4th सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय शिक्षा यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये हमारा यूनिट फर्स्ट चल रहा है। यूनिट फर्स्ट में हम 2 वीडियो उसका बन चुका है जिसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था कि पर्यावरण क्या है, उसके अर्थ क्या है, प्रभाव क्या है, घटक क्या है और उसके महत्व क्या है, उसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। और आज हम उसके आगे चलते हैं। देखिए, हमारा यूनिट फर्स्ट जो है वो बहुत ही बड़ा है, यानी बड़ा है, और उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसको आप निगलेक्ट भी नहीं कर सकते, स्किप भी नहीं कर सकते। तो कोशिश करेंगे कि आपको हर एक टॉपिक को बताते हुए चलें, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा कि भारतीय समाज में पर्यावरण। अब हम जाएंगे, इससे पहले तो हम पर्यावरण के बारे में देख रहे थे कि पर्यावरण क्या है, उसका महत्व क्या है, घटक क्या है। लेकिन अब मेन शुरू होता है अब से हमारा जो बीएड के सिलेबस के हिसाब से, बीएड के जैसे, यानी भारतीय परिवेश में कैसा है पर्यावरण और एज ए टीचर आपको क्या करना पड़ेगा पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, और एज ए टीचर आप कैसे कोशिश करेंगे या आप कैसा एफर्ट करेंगे बच्चे में पर्यावरण के प्रति रुचि जागृत करने के लिए, ठीक है। तो ये सब बातें होंगी वो हमारे बीएड के लिए है, ठीक। तो देखते हैं क्या है कि भारतीय समाज में पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट इन इंडियन सोसाइटी, जिसमें पहला क्या दिया है कि भारतीय परंपरा। देखिए, भारतीय समाज में पर्यावरण का मतलब ये है कि अब हम ये देखेंगे पर्यावरण जो भारत में है वो कैसा रहा है। तो आप सब जानते हैं कि भारत में जो पर्यावरण बहुत ही पहले से यानी सदियों से ऋषियों मुनियों के द्वारा ही, यानी ऋषि मुनि जब रहते थे तब से ही इसको संरक्षित किया जा रहा है, और तब से इसकी महत्ता बहुत अधिक है। पहले के लोग ऋषि मुनि थे, जो अधिकतर लोग थे वो जंगलों में ही रहते थे। ऋषि मुनि अपना कुटिया जो था, अपना आश्रम जंगलों में स्थापित करते थे, और उनका कहना भी था कि अगर आपको जीना है तो आपको शुद्ध हवा, अच्छा खाना, खान पान, शुद्ध पानी, ये सब पी कर चलेंगे तब आप 100 साल तक जी सकते हैं। लोग बोलते हैं कि 100 साल तक, बहुत ही रेयर ही कोई ऐसा होगा जो 100 साल तक जिया होगा या फिर जिएगा। इवन अब की जनरेशन, कोई हमारी जनरेशन है, मुझे नहीं लगता कि अब 60 साल या 65 साल से अधिक कोई जिंदा रहेगा। ये फैक्ट है और ये सत्य है, ठीक। क्यों? क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ठीक। तो हमें क्या है, पहला क्या पढ़ना है कि भारतीय परंपरा यानी इंडियन ट्रेडिशन। इंडियन ट्रेडिशन में कैसा रहा है पर्यावरण, इंडियन ट्रेडिशन पर्यावरण, तो वही जस्ट मैंने बताया कि भारतीयों की परंपरा रही है पर्यावरण को बचाने की। भारतीयों की परंपरा रही है पर्यावरण को बचाने की। आप देख रहे होंगे कि आदिकाल से ही, इवन हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो खुदाई सिंधु सभ्यता है उसमें भी कहीं कहीं ऐसे चित्र मिले हैं जहाँ पर बैलों की, पेड़ की पूजा करते हुए दिखाया गया है, प्रकृति देवी को दिखाया गया है। यानी इस तरीके से आप मान सकते हैं कि उस समय भी पर्यावरण को लेकर बहुत ज़्यादा सब लोग जागरूक थे और बचाने की कोशिश करते थे, ठीक। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट। दूसरा में क्या है कि पवित्र उपवन और सेक्रेट ग्रोव्स। पवित्र उपवन का क्या मतलब है? पवित्र उपवन का मतलब यह है कि पर्यावरण में कुछ ऐसे पेड़ पौधे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम पवित्र मानते हैं, जैसे कि नीम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, ये सब क्या चीज़ें हैं? पवित्र चीज़ें हैं। उपवन मतलब होता है जंगल जैसे होता है। आप साउथ भारत में जाएंगे, ठीक है, दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि इवन एक पूरा का पूरा जंगल, एक पूरा एरिया उसको एक सीक्रेट घोषित कर दिया जाता है ताकि वहाँ पर कुछ ऐसी क्रियाकलाप ना हो जो उसको नुकसान पहुँचा सके। भाई होता है, लोग ऐसे नहीं डरते हैं, सरकार करने पर नहीं डरेंगे या फिर ऐसे नहीं डरेंगे, लेकिन अगर वहाँ पर भगवान का डर दे दिया जाए तो लोग डरते हैं। धर्म का नाम दे दिया तो वहाँ पर डरते हैं। कोई बात नहीं, धर्म के नाम पर इसी कम से कम लोग पेड़ तो नहीं काटेंगे। आई थिंक अयप्पा मंदिर है, वो पूरा जंगल पे ही आश्रित मंदिर है कि ये जंगल की देवी है, इनका मूर्ति बना दिया गया है। तो ये जंगल की देवी के लिए जंगल तो रहना पड़ेगा, और सबरीमाला मंदिर भी शायद उसी नेचर से रिलेटेड है, ठीक। तो ये रही बात हमारी पवित्र उपवन में। देखिए, भारतीय समाज में पर्यावरण, ये एक आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। आपसे पूछेगा कि भारतीय समाज में पर्यावरण के बारे में लिखिए, या फिर भारतीय समाज में पर्यावरण के क्या क्या महत्व हैं, या फिर क्या है भारतीय समाज में पर्यावरण। तो बस आप लिखिए भारतीय परंपरा में कैसे चलती हुई आ रही है भारतीय परंपरा पर्यावरण को लेकर, और पवित्र उपवन कैसे कैसे रहे हैं। अगला हमारा है कि पवित्र पौधे एवं जीव जंतु, सेक्रेट प्लांट्स एंड एनिमल। जस्ट मैंने बताया कि
पवित्र पौधे, पेड़ पौधे, नीम के पेड़ को माता बोला जाता है कि यहाँ पर माता रानी निवास करती हैं, और पीपल के पेड़ को बोला जाता है कि यहाँ पर विष्णु जी निवास करते हैं। इवन हमारे हिंदू धर्म में अब भी लोग पीपल और बरगद के पेड़ को और नीम के पेड़ को नहीं काटते हैं। पीपल बरगद के पेड़ को नहीं काटते हैं, नहीं काटते क्योंकि वहाँ पर भगवान, ऐसा मानते हैं कि वहाँ पर उसमें भगवान रहते हैं। ठीक, विष्णु अवतार है या फिर कोई दूसरा है, कोई दूसरे भगवान, लेकिन मान्यता है। लेकिन और साइंटिफिक उसका रीज़न क्या है कि सबसे अधिक जो ऑक्सीजन जो होती है वो पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ देते हैं। तो जब नहीं कटेंगे तो आपको ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। ठीक, तो ये हमारा क्या है कि पवित्र पौधे और जंतु, ये हमारे भारतीय समाज में पहले से ही चलते हुए आ रहे हैं। जंतु में आप गाय को मान सकते हैं, भाई गाय हमारी माता है, बोलते हैं कि गाय हमारी माता है। इसको एक पवित्र पशु का स्थान दिया गया है। हम ज़्यादा पॉलिटिकली नहीं होंगे क्योंकि हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, आगे बढ़ना है। तो गाय को माना गया है कि एक पवित्र पशु है। पहले ज़माने से गाय को माना गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि वेदों में भी उसका नाम लिखा गया है कि गाय को न वध करने वाला एक वर्ड दिया गया है कि वो नहीं, उसका वध नहीं किया जा सकता। क्यों? गाय के बहुत सारे ऐसे उपयोगिता है, उसका मूत्र है, उसका गोबर है, जो कि कहीं ना कहीं उसका यूज होता है। ठीक, अगला हमारा क्या है कि भारतीय कला और शास्त्रों में प्रकृति। अब भारतीय कला शास्त्रों में प्रकृति का क्या मतलब है? तो भारतीय कला शास्त्रों में प्रकृति का मतलब ये है कि भारतीय कला में भी कहीं न कहीं प्रकृति का समावेश देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल डांस है, ट्रेडिशनल नृत्य है, फोक जो सॉन्ग लोग गाते हैं भारत में, वो कहीं न कहीं पर्यावरण को लेकर या फिर नेचर को रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको उसमें मिल ही जाएगा, नेचर की बातें उसमें मिल ही जाएगी। इवन आपके बॉलीवुड सॉन्ग में भी आप बहुत सारे सॉन्ग ऐसे सुनते होंगे कि जिसमें नेचर की बात की हो गई। तो नेचर ज़रूरी है, आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या है कि भारतीय समाज में पर्यावरण जो है एक अभिन्न अंग है, एक अभिन्न अंग है। इसको आप हटा नहीं सकते, हटा भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत पहले से चलती हुई आ रही है। ठीक, अब ये हो गई बात हमारी भारतीय पर्यावरण यानी पहले के ज़माने में। लेकिन अब जो हम उसको लेकर जो खराब काम कर रहे हैं यानी नाश कर रहे हैं, उसकी बर्बाद कर रहे हैं पर्यावरण को, इसके लिए अब हम बात करेंगे। यानी भारत के प्रासंगिक पर्यावरणीय मुद्दे, रेलेवेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज ऑफ इंडिया, ये है हमारा मेन। देखिए यहाँ पर आज का जो हमको पढ़ाना है उसको, और आगे जो पॉइंट पढ़ाएंगे और आगे जो हेडिंग पढ़ाएंगे उस पर यहाँ पर सब दे दिया गया है। ठीक है, ये एक समरी है। ठीक, जिसमें हमारा क्या है, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी, जल सुरक्षा वाटर सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी, हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगला है ग्लोबल वार्मिंग, और ओजोन परत छींटता यानी ओजोन लेयर डिप्लेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए भारतीय प्रासंगिक पर्यावरण मुद्दे, इसका मतलब क्या है कि अब भारत में कौन कौन से मुद्दे हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड हैं। अब जानते हैं कि भारत जो है एक बहुत ही विशाल देश है, बहुत ही विशाल देश है, इसकी जनसंख्या भी उतनी ही विशाल है। पूरे विश्व की ऐसे तो क्षेत्रफल में 2% है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 18% है। समझ रहा है कितना? 9 गुना 18, 9 गुना है जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं आपको लोगों को रहने के लिए परेशानी होती होगी। अब उसके लिए लोग औद्योगिकरण कर रहे हैं, नगरीकरण कर रहे हैं, शहरीकरण कर रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती भी जा रही है। तो इसके लिए बस वही पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अब वो तो नुकसान पहुंचा रहे अपने लिए, लेकिन सिर्फ एक चीज़ को लेकर कितने सारे, देखिए यहाँ पर जो संकट है, मुद्दे उभर कर आपको सामने आ जा रहे हैं। इन्हीं सब के बारे में आपको जानना है, लिखना है, और इसी के बारे में हम जानेंगे कि इसके कारण क्या है, प्रभाव क्या है, इसके उपाय क्या है। यही आपके एग्जाम में भी पूछेगा। ठीक, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे, देखेंगे क्या है जलवायु परिवर्तन। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या है हमारा जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज के बारे में हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। क्या है क्लाइमेट चेंज, बोलते किसको हैं? औसत मौसमी दशाओं के पैटर्न में बदलाव को क्लाइमेट चेंज कहते हैं। जैसे कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि आप इसी साल को देखिए, इस साल आपको ठंडी ज़्यादा नहीं मिली। जो पिछले 2021 का जो दिसंबर का और जो 2022 का जनवरी का जो एक सेशन जो होता है, एक पखवाड़ा मतलब 15 दिन का जो सेशन होता है, समय होता है, जिसमें शीतलहर चलती है, इस बार चली ही नहीं।
सरकारी स्कूल, क्योंकि मेरी मम्मी टीचर हैं तो उनकी छुट्टी हुई, शीतलहर का छुट्टी लिखा रहता है उन लोग के बुक में, एक लॉग बुक होता है, इसमें शीतलहर की छुट्टी होती है, लेकिन शीतलहर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इवन जबकि पिछले साल क्या हुआ था, अगले साल क्या हुआ था कि शीतलहर बहुत ही अधिक तेज़ी से पड़ा था। तो इसका क्या मतलब है कि एक साल ठंडी अधिक हो रही है, एक साल ठंडी नहीं अधिक हो रही है। पिछले साल गर्मी कुछ कम थी, इस बार तो एकदम बढ़ गया है, एकदम गर्मी किसी को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? ये जलवायु परिवर्तन ही है कि जलवायु जो है एक स्थिर नहीं है, अब उसका एक मानक नहीं रह गया है। पहले जैसे था, जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि पहले के लोग क्या करते थे, वो जो भले पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उंगली पर जोड़कर अपने हिंदी माह के अनुसार बता सकते थे कि कब बारिश होने वाली है, कब होती थी बारिश और कब गर्मी पड़ेगी, यानी सब कुछ बताते थे। लेकिन बाद में जब जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होने लगा तो इवन वो भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित में थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अरे ये वाला पक्ष चलता था तो बारिश होती थी, तो ऐसे कैसे हो रहा है। तो भले वो लोग नहीं जानते कि भाई क्लाइमेट चेंज साइंटिफिक इसका रीज़न है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। तो वही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा मौसमी दशाएं जो है वो बिगड़ गई है। तो ये हमारा क्या है? जलवायु परिवर्तन है। ठीक, एकदम सिंपल वे में, एकदम सामान्य आम बोलचाल की भाषा में। अब देखते हैं इसका कारण क्या क्या है। देखिए यहाँ पर तो सिर्फ मैंने हेडिंग दे दिया गया, पॉइंट बना दिया है, अब आपको अच्छे से लिखना है, बस समझते सुनते हुए जाइएगा। ठीक, कारण क्या है जलवायु परिवर्तन के? क्या है? सभ्यता विकास। सभ्यता विकास का मतलब क्या है कि वही जनसंख्या बढ़ रही है। सभ्यता विकास का मतलब है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं। सभ्यता विकास, सभ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मनुष्य ज़्यादा है, जगह कम है, तो वो लोग उसके लिए अब जगह बना रहे हैं। जगह बना रहे हैं तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वही जलवायु परिवर्तन का कारण बन रहा है। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग। ये देखिए संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग, चाहते ना चाहते हुए भी आप भी हम भी संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। संसाधन कौन से संसाधन? जो हमारी रिसोर्सेज हैं, पेट्रोलियम है, डीजल का प्रयोग अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। और कौन सा संसाधन है? कोयला है। कोयला का हम डायरेक्टली उपयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन बिजली के तौर पर उपयोग कर रहे हैं। भले ही हमारा मीटर में कुछ ऐसा चल रहा है, अगर आपके घर में मीटर लगा होगा नहीं लगा होगा, कुछ मीटर में जो मीटर की मशीन होती है इसमें कुछ गड़बड़ी कर क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकें। 2 किलोवाट का उनका बना है और यूज कर रहे हैं 5 किलोवाट का। तो भाई ये अधिक जो 3 किलोवाट का हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो आगे जाकर पड़ेगा। आगे पड़ेगा तो इसका मतलब वो लोग सोचेंगे कि अरे अधिक से अधिक मतलब बिजली खर्चा हो रही है। भले ही आपकी ज़रूरत नहीं है लेकिन अधिक से अधिक बिजली खर्चा हो रही है, तो इसके लिए क्या वही कोयला अधिक से अधिक चाहिए। तो यानी साधनों का अब अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। लोग बाजार भी जाना है तो क्या कि बाइक लेके जा रहे हैं। पेट्रोल भले ही 100 रुपये लीटर हो गया है लेकिन तब भी यूज हो रहा है। कहीं लगा कि आपकी बाइक रख दी गई हो, ज़रूरत है, आप कोशिश नहीं करेंगे, सार्वजनिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सुविधा प्रयोग नहीं करना चाहेंगे और अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। तो ये इससे क्या हो रहा है? वही हमारा जलवायु परिवर्तन। ठीक, अगला क्या है कि जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि ही तो सभी के कारण है। जनसंख्या वृद्धि न होती तो न इतना तामझाम न करना पड़ता, न सभ्यता विकास होता, न संसाधन का अधिक सदुपयोग होता। ठीक, एक नॉर्मल वे में जनसंख्या होती जैसे पहले थी जनसंख्या, ठीक उस हिसाब से अगर रहती तो ज़्यादा यूज भी नहीं करना पड़ता, एक प्रॉपर बैलेंस बनाकर चलता। अब जनसंख्या वृद्धि के लिए अब देख रहे हैं कि सरकार जो है वो जनसंख्या नियंत्रण पर कोई कोई कानून लाने की कोशिश कर रही है। आई थिंक वो तो ज़रूरी भी है कि जनसंख्या जब तक नहीं कंट्रोल में होगा तब तक ऐसे ही परेशानियाँ होती रहेंगी। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अगला है कि जल का बेहिसाब उपयोग। एक ये भी पॉइंट है कि जल का बेहिसाब उपयोग। भाई जलवायु परिवर्तन में कारण क्या है? जल का बेहिसाब उपयोग। हम जल को खूब अपने मन से करते हैं उपयोग। नहाना है आपको रोज़ है लेकिन आप 10 बाल्टी से यूज कर रहे हो, क्यों? क्या ज़रूरत है? अच्छा, मेरे घर की एक बात बताता हूँ। मेरी जो सिस्टर है, जैसे मैं सांवला हूँ, वो गोरी है, तो मुझे चिढ़ाती रहती है। क्यों? क्योंकि मैं कम पानी यूज करता हूँ। तो बोलती कि तुम काले हो इसीलिए काले को तुम कम यूज करते हो, कम नहाते हो। कम नहाने का क्या मतलब है? रोज़ नहाना है। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे, ज़रूर ऐसे लोग होंगे जो एटलीस्ट 10 बाल्टी पानी जरूर यूज करते होंगे। हाँ, जानते कि नहाना जरूरी है, पर इसका क्या मतलब कि 10 बाल्टी 20 बाल्टी पानी बस उड़ते हुए जाओ? रोज़ नहाना है, क्या दिक्कत है? ठीक, देखिए ये है जल का बेहिसाब उपयोग। तो ये अब भी समय है, अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज़ संभल जाइए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ये
आपके लिए नहीं लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित होगा। अगला है कि वनों का अंधाधुंध कटाई। वनों का अंधाधुंध कटाई, जैसे मैंने बताया था कि आपका पेड़ है मेरा पेड़ है, आपका पेड़ है नहीं, तो फिर क्यों बोल रहे हो, इसका क्या मतलब है। मैंने कितने लोग को देखा है कि एक पेड़ नहीं लगाएंगे लेकिन काटने पर उतारू रहेंगे। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एक पेड़ लगा दिए, उसको कम से कम 5 साल उसकी डीपी लगाते हैं, उसकी 5 साल डीपी लगाएंगे। इवन ग्रेजुएशन में वो पेड़ लगाएं, ठीक, अब उसका एमएड में आ गए हैं, उसकी डीपी अभी भी लगती है हर 5 जून को पर्यावरण दिवस पर। ऐसे लोग हैं यहाँ पर, पढ़े हैं, बहुत लोग हैं, आपने बहुत सारे फ़ोटो भी देखा होगा हर साल। अरे यार ठीक है, तुम्हारा चेहरा नहीं बदल रहा है तो इसका क्या मतलब, एटलीस्ट एक पेड़ ही लगा दो कि 5 साल से वही पेड़ लगाओगे। अब वो पेड़ बड़ा भी हो गया है, ठीक। अगला है कि हमारा भारत में जलवायु परिवर्तन नियंत्रण के उपाय क्या है, कंट्रोल मेजर ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखिए इसको पहले थोड़ा सा प्रभाव देखते थे कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या है कि भौतिक प्रभाव। भौतिक प्रभाव में क्या है कि भौतिक प्रभाव में आएगा हमारा ताप अंतर, गर्मी पड़ रही है बेहिसाब गर्मी पड़ रही है, ठंडी पड़ रही है बेहिसाब ठंडी पड़ रही है, बारिश हो रही है बेहिसाब बारिश हो रही है। ये क्या है, यही हमारा भौतिक प्रभाव है, यानी जो अप एंड डाउन हो रहे हैं, एक स्थिर नहीं है, ये हमारा भौतिक प्रभाव है। अगला क्या है कि सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कैसे हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण कि जंगल नाश हो रहे हैं, पेड़ पौधे नाश हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो रिसोर्स उसके द्वारा हो रहे हैं, जो उपयोग हम करते हैं, कहीं ना कहीं उसका भी क्षरण हो रहा है। तो वो क्या हमारे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव डाल रहा है। मिट्टी खराब हो रही है, जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि मिट्टी कैसे ख़राब हो रही है। अब मिट्टी ख़राब हो रही है, धीरे धीरे बंजर हो जा रही है। भाई जो उत्पादक है वो तो कम होगा, अब उत्पादक कम होगा तो उसकी भाई मांग तो बढ़ती जा रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ती हुई जा रही है, लेकिन उत्पादक धीरे धीरे कम हो रहा है, तो क्या आगे बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा, उसका दाम बढ़ेगा तो ये हमारा आर्थिक प्रभाव है। तो इसका ये भी एक मतलब निकल के आ रहा है, ठीक। तो अब देखते हैं कि भारत में जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण के क्या क्या उपाय बनाए गए हैं, मानक क्या है उसको देखते हैं। पहला हमारा है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अनुसार मानदंड। जब देखा गया कि बहुत ही अंधाधुंध तरीके से जलवायु इन्वायरमेंट को प्रभावित कर रहे हैं लोग, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो फिर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 लाया गया। इसके तहत कुछ मानक बनाए गए हैं, ठीक, इसके तहत कुछ मानक बनाए गए हैं, उसकी बहुत एक बड़ी लिस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो उसको पढ़ने के लिए तब जाकर गूगल पर डालकर पढ़ सकते हो, ठीक। तो उसके अनुसार जो भी मानक बनाए गए हैं ये भारत में है कि उसके अनुसार जो भी काम करेंगे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अनुसार अब काम हो रहा है, ठीक। अगला क्या है कि सार्वजनिक व निजी वाहनों का प्रदूषण जाँच व सीएनजी का अधिकाधिक उपयोग। निजी और सार्वजनिक जितने भी वाहन हैं उनके प्रदूषण के जाँच किया जा रहा है। अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा उसका बढ़ गया है कि आप अगर प्रदूषण की जांच नहीं कराएंगे तो आपका चालान कट रहा है। डग्गा मार जो गाड़ियां हैं, जो पुरानी गाड़ियां हैं, दिल्ली से देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो पुरानी गाड़ी है उसको निकाला जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो शहर है माना गया दिल्ली ही है। हमेशा दिल्ली को प्रदूषित शहर में रखा गया है, तो वहाँ पर सार्वजनिक और निजी वाहनों का प्रदूषण का जाँच होता है। और सीएनजी ये सबसे अधिक अच्छा हमारे लिए होगा कि सीएनजी का अधिक से अधिक उपयोग करें। सीएनजी वाली बसें चल रही हैं, सीएनजी वाली ऑटो चल रही हैं, सीएनजी वाली 3 पहिया चल रही हैं, ठीक है। तो सीएनजी का अधिक से अधिक उपयोग करें हम लोग, यही हमारा उपाय है। अगला हमारा क्या है कि ऊर्जा क्षमता व संरक्षण कार्यक्रम के अनुसार के अंतर्गत भवनों में प्रयुक्त ऊर्जा की जाँच करना, यानी ऊर्जा क्षमता व संरक्षण कार्यक्रम। इसी के अंतर्गत ये था कि ऊर्जा संरक्षण के अनुसार जितने भी भवन बन रहे हैं, जितने भी नए नए भवनों का निर्माण हो रहा है, जितने भी नई नई इमारतें बन रही है, उनका एक मानक तय हो कि कितना आपको ऊर्जा यूज करना है। बनने के बाद नहीं, बाद में लोग गड़बड़ घोटाला कर लेते हैं, लेकिन ये काम नहीं होना चाहिए। भाई एक लोग बिल्डिंग बनाए तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही बिल्डिंग में वो काम हो रहा है, ऐसे तो कई सारी बिल्डिंग होगा, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो उपाय यही है कि ऊर्जा क्षमता और संरक्षण कार्यक्रम के अनुसार जो भी मानक बनाए गए हैं उसके अनुसार भवनों में प्रयुक्त ऊर्जा की जांच हो और उसके अनुसार ही भवन बने, ठीक है। उम्मीद है ये वाला समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी क्या है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है,
आगे हम देखेंगे कि फूड सुरक्षा क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा क्या है। खाद्य सुरक्षा के बारे में समझते हैं कि खाद्य सुरक्षा क्या है। देखिए, खाद्य माने फूड, जो कि हमारे जीवन के लिए या फिर हमें जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई खाएगा नहीं तो काम कैसे करेगा, फिर जीवन यापन अपना कैसे करेगा, जिएगा भी कैसे। खाद्य में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स है, ये सब जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं इन सब का संबंध किससे है, पर्यावरण से है। यही जो पेड़ पौधे से ही हम प्राप्त कर रहे हैं, जिनके द्वारा हमें प्रोटीन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, जो चावल गेहूँ और अन्य चीज़ें जो खा रहे हैं, फल फूल खा रहे हैं, वो सब पर्यावरण से रिलेटेड है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है कि फूड, ये है हमारा खाद्य हो गया। अब इनको हमें सुनिश्चित करना है, क्या हमें खाद्य सुरक्षा, इनको हम सुनिश्चित करना है। दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिससे खाद्य में भी बहुत ज़्यादा, खाद्य सुरक्षा के लिए भी अब संकट उत्पन्न हो गया है। तो अब इसके ये देखेंगे कि क्या क्या समस्या हो रही है और इसके क्या उपाय हैं, किस प्रकार से हम इसको कम कर सकते हैं, अपनी खाद्य सुरक्षा को बचा सकते हैं, फिर इनके उपाय हम देखेंगे। ठीक है, पहली समस्या क्या है, गरीबी। देखिए, खाद्य सुरक्षा यानी खाद्य की समस्या उत्पन्न कहाँ से हो रही है। पहला है गरीबी। गरीबी जो है वो भारत की सबसे बड़ी एक परेशानी है। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि एक तो भारत वैसे गरीब देश है, तो अब भारत में क्या कि राशन जो बँट रहा है, राशन बँट रहा है, ठीक है, बहुत सारे गरीबों को राशन दे दिया जा रहा है, ठीक, चला गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो उत्पादन है उसमें कमी आ रही है, जिसके द्वारा इस समय तक तो ठीक है, लेकिन क्या पता आने वाले समय में कुछ न कुछ कम हो जाए। तो कहीं ना कहीं कम होगा तो इनमें भी कटौती होगी। राशन जो दिया जा रहा है मुफ्त में या फिर कुछ थोड़े से पैसे लेकर दिया जा रहा है, तो एक मानक तय कर दिया गया है, क्या पता उसमें और कम कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो गरीबी है ये भी समस्या है। हाँ, देश थोड़ा सा डेवलप होगा तो गरीबी ख़त्म होगी, तो सरकार पर निर्भरता कम होगी, तो खाद्य पर भी निर्भरता कम होगी। ठीक है, अगला है कि मूल्य में वृद्धि। देखिए, खाद्य सुरक्षा में अगला है कि मूल्य में वृद्धि। खाद्य जैसे से का उत्पादन कम हो रहा है, उसमें क्या है, जैसे मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट जो हमें पेड़ पौधों को जो रिलेट कर रहा है, जो प्रभावित कर रहा है, कम हो रही है, तो उत्पादन कम होगा, तो जिसकी मांग कम होगी तो क्या होता है कि मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो ये हमारी अगली समस्या क्या हो जाती है कि मूल्य में वृद्धि, जिसके द्वारा खाद्य की संकट उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये भी हमारे खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आएगा। अगला क्या है कि भूमि क्षरण से आजीविका की समस्या। हाँ, जस्ट इसी को लेकर ये भी एक अगला पॉइंट है कि भूमि क्षरण हो रहा है, जो मैक्सिमम जो फर्टिलाइजर को यूज कर दिया है, जिसके कारण भूमि क्षरण हो रहा है, तो उत्पादन नहीं हो रहा है, तो भाई आजीविका पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत पर या फिर देश पर भी प्रभावित कर रहा है। ठीक, अगला है कि वर्षा का समय परिवर्तन क्या मतलब है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो वर्षा का भी परिवर्तन हो रहा है। कभी बारिश इतना अधिक हो जा रही है कि बाढ़ आ जा रहा है, और कहीं कहीं बारिश एकदम हो ही नहीं रही है, तो बाढ़ आ जा रहा है तब भी फसल प्रभावित हो रही है, बाढ़ नहीं हो रहा है तब भी फसल प्रभावित हो रही है। तो इससे भी खाद्य की समस्या उत्पन्न हो जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी समस्या है। कुछ उपाय यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ उपाय कैसे कर सकते हैं हम, क्या है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्या है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो मुख्य भोजन है, जो जिसका कंज्यूमर ज़्यादा है, जिसकी जो मांग है सबसे अधिक है, क्या है, गेहूँ है, चावल है, मक्का है, यानी और जो अन्य जो चीज़ें हैं, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के मिशन के तहत कोशिश किया गया कि उन्हीं सब पर ज़्यादा जोर दिया जाए। नहीं, हम काजू किशमिश खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हमें दाल चावल न मिले, रोटी न मिले, तो हम भले ही मर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये रहे कि दाल चावल, जो गेहूँ चावल है, उस पर ज़्यादा निर्भर रहे। इसलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन लाया गया, जो कि 17-18 राज्यों में बहुत अच्छी तरीके से रन कर रहा है। ठीक, और हरित जो क्रांति हुई है उसके द्वारा भी गेहूँ और चावलों का बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। अब भारत एक तरह से आत्मनिर्भर जैसे ही बन गया है कि अपना भी पेट पाल रहा है और दूसरे देश को भी भेज दे रहा है फ्री में। श्रीलंका में आप देख रहे हैं कि कितने बहुत ज़्यादा राशन भेजा है। ठीक है, तो अगला क्या है कि लोगों को शिक्षित करना का मतलब क्या है, लोगों को शिक्षित करें ताकि
लोग जो हैं वो अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी और तकनीक के द्वारा जो खेती करने का जो अत्याधुनिक तरीका है उसके द्वारा वो लोग काम करेंगे तो अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, जिसके द्वारा जो हमारी खाद्य सुरक्षा खाद्य समस्या आ रही है उसको कहीं ना कहीं एक निवारण या इसका एक सॉल्यूशन हम मान सकते हैं कि लोग जब शिक्षित रहेंगे तो वो समझेंगे कि हाँ कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, कहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए गांव में क्या है कि लोग सोचते हैं कि खाद फेंक दो, ला रहे हैं खाद फेंक दे रहे हैं, कोई बता दिया कि ये फर्टिलाइज़र डाल देंगे आपकी जो फसल है बहुत अच्छी तरीके से होंगी, तो भाई बेचारे वो लोग अशिक्षित लोग नहीं समझ पाते हैं तो वो डाल देते हैं। बाद में साल 2 साल 4 साल 5 साल के बाद उनके जो खेत है वो बंजर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर लोग जो हैं वो अगर शिक्षित रहेंगे तो वो समझेंगे कि ये हमारे फसल को नुकसान कर रहा है। ठीक है, अभी भी लोग पराली जला रहे हैं, बहुत ही बुरी तरीके से पराली जला रहे हैं जो कि वायु प्रदूषण का कारण बन रहा है, और इवन उनके जो सॉइल जो भी डिस्फ्लेक्शन हो रहा है वो भी मृदा का भी क्षरण हो रहा है। ठीक, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा हमारा क्या है कि लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रति सचेत करना। लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रति सचेत करना, इससे देखिए उपाय में जो लोगों को शिक्षित करना, लोगों को जागरूक करना, एक आप ऐसे मान सकते हैं कि लोग जो हैं वो खाद्य जो खाना है जो हमारे फूड है उसको बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, तो आप उनको बताइए कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहता। आप देख रहे हैं इस समय जो शादी विवाह का इसमें माहौल चल रहा है, कितने बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ है वो नष्ट हो जा रहे हैं, वो आवश्यकता से अधिक बना दे रहे हैं, वो उसको फेंक दिया जा रहा है, वो क्या है बर्बाद हो रहा है। इवन हमारे गांव में तो बहुत अच्छा है कि घर घर का जो खाना खराब हो जा रहा है, कोई दिक्कत बच रहा है तो वो कहीं ना कहीं पशुओं को दे दिया जा रहा है तो वो बच जा रहा है, पर शहरों में ये बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया है। ठीक, अगला है कि लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रति सचेत करना। लोगों को जलवायु परिवर्तन के बारे में बताइए कि आप जो गर्मी कर रहे हैं, कोस रहे हैं कि भगवान गर्मी क्यों इतना है, आप बारिश कराइए, ये कराइए, वो कराइए। भगवान नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपके कारण हो रहा है, आपके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है ताकि आप गर्मी में मर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और अन्य जो चीज़ें इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं उसके द्वारा हम निवारण कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, उम्मीद है आज आपको क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।